जबरदस्त इलेक्शन कैंपेन में लगे हैं और उसके बाद उन्होंने अगर यह तय किया कि जहां विवेकानंद जी ने ध्यान किया था वहीं जाकर के वो आने वाले 24 घंटे या 36 घंटे के लिए एक मेडिटेशन करें, इसमें गुनाह क्या है, इसमें गैर कानूनी क्या है, इसमें आचार संहिता का उल्लंघन कैसे हो सकता है? किसी भी व्यक्ति को एक लंबे समय तक कैंपेन के बाद शांति और सुकून ढूंढने का अधिकार। हां, सबका अलग अलग तरीका होता है। अगर किसी व्यक्ति को मेडिटेशन करके शांति और सुकून मिल रहा है तो वो उसकी चॉइस है। अगर किसी, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको शांति और सुकून चुनने के लिए, पाने के लिए वीड लेना पड़ता है, गांजा पीना पड़ता है, तो वो उसकी चॉइस, हमको उस पर कोई एतराज नहीं। लेकिन जो गांजा लेने वाले, वीड पीने वाले हैं जो शांति के लिए, उनको इस मेडिटेशन का आध्यात्मिक महत्व समझ में नहीं आएगा। तो कांग्रेस का जो विरोध है वो धर्म विरोधी है, अध्यात्म विरोधी है, स्वामी विवेकानंद का विरोध कर रहे हैं ये, और हिंदू धर्म की आस्थाओं और परंपराओं का तो विरोध कर ही रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस के इस हिंदू विरोध का हम एक सख्त विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, इस पर ऐतराज करते हैं। और कांग्रेस वालों से कहना चाहेगा कि आखिर कब तक आप धर्म के विरोध में खड़े रहेंगे? कब तक आप आध्यात्मिक परंपराओं का अपमान करते रहेंगे? आखिर कब तक आप किसी भी व्यक्ति के धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाते रहेंगे? आचार संहिता या कानून के नाम पे या चुनाव के नाम पे, ये सरासर गलत है और कांग्रेस को अपना विरोध वापस लेना चाहिए। इसी को लेकर ममता बनर्जी का भी बयान आया कि प्रधानमंत्री मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं, सही बात है, लेकिन अपने साथ में कैमरा क्यों लेके जा रहे हैं, मीडिया के कैमरा क्यों लेके जा रहे हैं? अब कुछ लोग अपना शांति और सुकून चुनने के लिए छुप के वीड पीते हैं तो उनको कैमरे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनको छुप के सब करना होता है। और कुछ लोग इतना पवित्र काम करते हैं कि उन्हें इस बात का कोई डर नहीं कि कोई देख ले। तो अगर कैमरा लगता है तो ठीक है, क्योंकि वो एक पवित्र काम है, अच्छा काम है, उसको छुपाने की कोई मजबूरी नहीं है। और बहुत लोग ऐसे काम करते हैं शांति हासिल करने के लिए जिनको छुपाना पड़ता है, इसलिए वो कैमरे से छुप करके ये सब हरकत करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई ऐतराज होना चाहिए। और ठीक है, प्रधानमंत्री 2019 में भी केदारनाथ गए थे और वहां पर उन्होंने एक मेडिटेशन किया था, और ये उनकी एक अपनी एक आदत, एक उनकी जो अपनी एक वो है धार्मिक आध्यात्मिक जो सोच है, उस सोच का हिस्सा है। और उसी सोच के तहत अब वो जा रहे हैं रॉक मेमोरियल पे, और वो निश्चित तौर पर उसका सम्मान होना चाहिए, उसका आदर होना चाहिए। और इससे आने वाली पीढ़ी, जो नई जनरेशन है, उसको भी काफी प्रेरणा मिलेगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नोटिस भेजा है, जो खोखे वाली बात होती है वो हमेशा होती है, उसके ऊपर संजय राउत झूठ बोलने के लिए कुख्यात, सामना में गैर जिम्मेदार तरीके से निराधार आरोप लगाने के लिए बदनाम, और महाराष्ट्र के या देश के नेताओं के बारे में गलत सलत बातें करना, किसी भी आधार के, किसी भी तथ्य के लोगों पर आरोप लगाना, इसके लिए वो बहुत दिनों से अपराध करते आए हैं और इसके लिए बहुत बदनाम और कुख्यात किस्म के आदमी हैं। तो उन्होंने सामना में एक आर्टिकल में माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ऊपर जो आरोप लगाया है कि उन्हें बहुत पैसे बांटे, अजीत पवार के उम्मीदवार को हराने के लिए भी पैसे बांटे, ये एकदम निराधार सी बात है, ये तथ्यहीन बात है। और इस पाप के लिए, इस गुनाह के लिए संजय राउत को माफी मांगनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री जी ने लीगल नोटिस भेजी, उनको कहा कि 3 दिन के अंदर आपको माफी मांगनी पड़ेगी। 3 दिन में से 1 दिन निकल चुका, अब 48 घंटे हैं। अगर 48 घंटे में उन्हें माफी नहीं मांगी तो लीगल नोटिस के अनुसार उनके खिलाफ सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री संजय राउत को याद रहना चाहिए कि मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद होता है, उसके बारे में किसी प्रकार का दुष्प्रचार या झूठा प्रचार या बिना आधार का आरोप जो होता है, उसको एक संगीन अपराध माना जाता है। और इस अपराध के खिलाफ जब मुख्यमंत्री कोर्ट में जाएंगे तो तत्काल अदालत इसका संज्ञान लेगी और संजय राउत के खिलाफ एक कड़ी सजा घोषित हो सकती है। यानी अभी वो पत्राचाल घोटाले में आर्थर रोड जेल से निकल के आए हैं, पुनः उनको आर्थर रोड जेल में जाने की नौबत पड़ सकती है। शायद इसीलिए उन्हें लिखा है कि अब आएगा मजा इसलिए क्योंकि उनको जेल में जाकर के मजा आया था, तो दोबारा जेल जाने का उनको एक अवसर प्राप्त हो रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि अब आएगा मजा। तो बिल्कुल तैयार रहिए आर्थर रोड जेल में जाने के लिए, क्योंकि पहले से आप पत्राचाल घोटाले में जमानत पर हैं, खिचड़ी चोर घोटाले में ऑलरेडी आपके खिलाफ जांच चल रही है, अभी आपने तीसरा गुनाह किया है। तो ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर
के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसको दोबारा जेल में अवश्य भेजना चाहिए। वो कल एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट जो मनुस्मृति है उसको लेके के ये स्कूल के सिलेबस में महाराष्ट्र सरकार ला रही है। उसी दौरान उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का एक पोस्टर था वो फाड़ दिया। उनका कहना है कि उन्होंने गलती से फाड़ दिया। आप क्या? देखिए, भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, जो हम सबके लिए बहुत ही परम पूज्य है, भारत रत्न है देश के, उनके प्रति इस देश में हर व्यक्ति के मन में आदर है। ऐसे आदरणीय व्यक्ति की तस्वीर को फाड़ना या जलाना एक बहुत संगीन अपराध है, और यह अपराध अगर किसी ने किसी व्यक्ति ने किया है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब जानबूझ के किया, अनजाने से किया, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यह अपराध हुआ है और इस अपराध की सजा उस व्यक्ति को जरूर मिलनी चाहिए। पूना में जो कार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल जा रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, पुणे में जो कार दुर्घटना हुई जिसमें 2 नौजवान आईटी एग्जीक्यूटिव की डेथ हो गई, वो एक बहुत ही दुखद घटना है। और उस घटना में साफ साफ दिखा कि एक बहुत रसूखदार बिल्डर, उसका एक नाबालिग बेटा था, वो शराब पी करके गाड़ी चला रहा था, उसकी गाड़ी भी टूटी, 2 लोगों की जान भी गई। अब इस प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहती, लेकिन इन दुर्घटनाओं के बाद कानूनन कार्रवाई होना चाहिए और कानून को ईमानदारी बरतनी चाहिए। ऐसा दिखा कि पुणे में पुलिस हो या अस्पताल हो या डॉक्टर हो, सब कहीं ना कहीं उस रसूखदार बिल्डर के दबाव में थे। यही वजह है कि उसको तत्काल जमानत मिल गई। जब पुणे के लोगों ने हो हल्ला किया, हंगामा किया, विरोध किया, और जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री उन्होंने दखल दी, तब उस पूरे मामले के नए सिरे से जांच शुरू हुई। उसमें उस बच्चे को पुनः एक जुवेनाइल कोर्ट के जरिए उसको एक गिरफ्तार करने की कोशिश हुई, गिरफ्तार किया गया। फिर उसके पिता और उसके दादा को गिरफ्तार किया गया। बगैर रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाई जा रही है, ये गुनाह था। 17 साल के नाबालिग बच्चे को गाड़ी चलाने के लिए दिया गया, ये गुनाह था। नाबालिग बच्चा शराब पी करके गाड़ी चला रहा था, ये गुनाह था। तो ऐसे बहुत सारे गुनाह हैं जिसकी छानबीन होनी चाहिए। आखिरकार पता चलता है कि ससून अस्पताल के जो फॉरेंसिक लैब के डॉक्टर थे, उन डॉक्टरों ने बिल्डर के दबाव में या लालच में आकर के पूरे उस बच्चे के ब्लड सैंपल को चेंज कर दिया। यह भी एक पाप है। डॉक्टर आधुनिक युग में भगवान माने जाते हैं, डॉक्टरों पर हम बहुत भरोसा करते हैं। ऐसे डॉक्टरों ने, दोनों डॉक्टरों ने एक तरह से कहे कि पूरे मेडिकल प्रोफेशन को बदनाम किया। उन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया है। आने वाले दिनों में इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, और जो भी जवाबदार है, जो भी गुनाहगार है, और जो भी इस गुनाह को दबाने में शामिल है, उनसे किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। रह गई बात अजीत पवार जी की, उन्होंने स्वयं बोला कि हमने बात की है, लेकिन उस आरोपी को बचाने के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, ऐसा उनकी बातों से स्पष्ट हुआ।